दोस्तों, आज की जो घटना है वो कलकत्ता के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को बड़े ही बेरहमी से रेप कर दिया गया है और उसकी हत्या भी कर दिया गया है। और इतनी कायराना तरीका से हत्या किया गया है जो आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे और आप भी सोचने लगेंगे कि आखिर के कोई सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी जब सेफ नहीं है तो आम आदमी सेफ कैसे हो सकता है। तो आइए इस घटना की एक एक बारीकी से आपको हम बताएंगे कि ये घटना हुआ कैसे है और किसने किया है। इसके बारे में पूरी आपको हम जानकारी देंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इस घटना की अंजाम किसने दिया और क्यों दिया है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज रोज आपको नए नए कहानी सुनाते रहें जो सच्ची घटना पे होती है, तो वही कहानी आपको हम सुनाते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक घटना में क्या होता है। और कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा जो कल के वीडियो में हम आपका नाम ले सके। जो जो कमेंट करते हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम लिया करते हैं, और आप भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जो हम आपका नाम ले सकें। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो घटना है पश्चिम बंगाल का, राजधानी है कोलकाता। उसी राजधानी के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की अपने एमबीबीएस का कोर्स पूरा करके और उसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने के लिए जाती है। वहाँ जाने के बाद उसको नाइट में शिफ्ट दिया जाता है और नाइट में वो ड्यूटी कर रही थी उसी हॉस्पिटल में। क्योंकि हॉस्पिटल हम इसलिए कह रहे हैं कि जो मेडिकल जो कॉलेज होता है उसमें कॉलेज और हॉस्पिटल एक साथ होता है, जिसमें लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं अपने कोर्स को पूरा करके। और इसी हॉस्पिटल में वो लड़की भी ट्रेनिंग कर रही थी और उसे जब नाइट शिफ्ट दिया गया था तो वो दिन है 8 और 9 अगस्त की रात की बात है। जब रात को 11 बजता है तो वो सभी लोग, जो उसका जो जूनियर था, जो सभी लोग एक साथ काम करते थे, वो लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में फिर लग जाते हैं। इसके बाद जब रात को जब 3 बजता है, 3 बजने के बाद वहाँ जब लोगों का आना जाना कुछ कम हो जाता है, पेशेंट का आना जाना कुछ कम हो जाता है, तभी जो पश्चिम बंगाल के जो डॉक्टर, ट्रेनिंग डॉक्टर थी, वो डॉक्टर अपने साथी से कहती है कि मुझे नींद आ रहा है, कि आप लोग तब तक काम करो जो करना है, हम थोड़ी देर आराम करके आते हैं। और वो ट्रेनिंग डॉक्टर अपने उस हॉस्पिटल के चौथे फ्लोर पे चली जाती है, जहाँ चौथे फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल बनाया गया था। उस सेमिनार हॉल में जाती है और एक बेड पर जा कर के सो जाती है। सोने के बाद वो पूरी रात जब नहीं आती है तो कल जब सुबह 8:30 बजता है तो उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में जाता है। जाने के बाद जब जैसे ही वो गेट खोलता है तो देखता है कि वो जो रूम था, जो सेमिनार था, उसके फर्श पे पूरे खून के धब्बे पड़े हुए थे। और जो वो लड़की थी वो एक बेड पे पड़ी हुई थी, जिसके बदन पे ऊपर के तो कपड़ा था लेकिन नीचे के कपड़ा नहीं था। ये देख करके उस लड़की के पास जाता है और जाने के बाद वो जब नज़दीकी से देखता है तो वो और चौंक जाता है। वो देखता है कि उस लड़की के आँख से खून गिर रहा था और ओठ से भी रसा करके खून गिर रहा था, मुंह से भी खून गिर रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड दे रहा था, खून दे रहा था। वो देख करके वहाँ से चीखते चिल्लाते, और वहाँ के जो डॉक्टर के होते हैं बड़े बड़े, और वहाँ के जो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं, उस डायरेक्टर और डॉक्टर के पास जाते हैं। और वो जब कहते हैं तो वहाँ के डायरेक्टर और डायरेक्टर दौड़ करके उस हॉस्पिटल में आते हैं और आ करके और देखते हैं कि वो लड़की एक बेड पर पड़ी हुई थी। जब देखते हैं, इसके बाद वो आनन फानन में पहले तो उस लड़की के शरीर पे कपड़ा रखते हैं, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि वो लड़की का आधा कपड़ा था और आधा कपड़ा नहीं था। वो लड़की को पहले कपड़ा से ढकते हैं और जब उसे देखा जाता है, उसके नरी और नस को देखा जाता है, तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो लड़की मर चुकी थी और उसे कहीं ना कहीं
उसको बड़े ही दरिंदगी से, बड़े ही बेरहमी से मारा गया था। इसलिए उसके आँख और मुंह से ब्लड दे रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से ही ब्लड दे रहा था और वो लड़की मर चुकी थी। ये देख करके वो डॉक्टर उसे मुर्दा घर में ले जाते हैं। मुर्दा घर में इसलिए ले गए थे कि अक्सर किसी को कुछ यदि होता है तो पहले वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन ये कांड जो हुआ था, ये घटना जो हुआ था, वो हॉस्पिटल में ही हुआ था। इसलिए उस बॉडी को ले जाकर के मुर्दा घर में रख दिया जाता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक मुर्दा घर होता है। और उसमें ले आकर रखने के बाद उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है, और फ़ोन करते हैं, और जब उसके घर वाले आते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है, यानी कि खुदकुशी कर ली है। वो घर वाले कहते हैं कि मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, और कल रात को ही हमसे बात की थी, इसलिए वो खुदकुशी नहीं कर सकती है। और जब उस लड़की को पोस्टमार्टम कराया जाता है, और जब पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आता है वो और चौंकाने वाला रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आता है कि उस लड़की के साथ बड़े ही ज़बरदस्ती करके उसके साथ रेप किया गया है, और रेप करके तब उसकी हत्या किया गया है। हत्या वो भी इस कदर किया गया है कि उसके पूरे बदन में उसके खरोच था, पूरे नाखून का खरोच था, और उसके आँख में भी चोट दिया गया था, दर्द दिया गया था, और ओठ से भी खून डसा करके गिर रहा था, और प्राइवेट पार्ट से भी खून गिर रहा था। उसके एक हाथ टूटा हुआ था, और गला की जो हड्डी होता है वो हड्डी भी टूटा हुआ था। जब रिपोर्ट सामने आता है, और ये जब रिपोर्ट के बारे में जब लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जब पता चलता है, तो कलकत्ता के हर जगह जगह पे, पश्चिम बंगाल के हर जगह जगह पे धरना प्रदर्शन होने लगता है, और इस मामले को जांच की मांग उठाने लगते हैं लोग। जब एक घटना के बारे में धीरे धीरे जब फैलता है, तो फैलते फैलते पूरे देश में फैल जाता है, और इस घटना के बारे में जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास पहुंचता है, तो ममता बनर्जी भी इस सोच में पड़ जाती है, आखिर के सरकारी हॉस्पिटल में एक सरकारी डॉक्टर के साथ ऐसे दरिंदगी किसने किया होगा और क्यों किया होगा। तभी वो अपने राज्य की पुलिस को जांच करने का आदेश देते हैं, और कहते हैं कि इसमें जो भी जांच हो वो अच्छे ढंग से किया जाए, और इसमें जो भी संदिग्ध पाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और तभी वहाँ के जो राज्य के पुलिस थे, वहाँ के पुलिसकर्मी होते हैं, उस मामले को जांच करते हैं, और जब वो जांच करते हैं तो घटना स्थल पे उसी के बगल में एक जहाँ उस लड़की की शव पड़ा हुआ था, उसी के बगल में एक ब्लूटूथ मिलता है। आप अक्सर देखते होंगे कि ब्लूटूथ हर कोई अपना अपना गला में लटकाए हुए रहता है, फ़ोन से बात करने के लिए, गाना सुनने के लिए, हर अपना अपना यूज के लिए हर कोई लटकाए हुए रखता है। वही ब्लूटूथ जब मिलता है तो वो उसी के आधार पर वहाँ के पुलिस जांच करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब पूछा जाता है उस हॉस्पिटल में कि क्या ये डॉक्टर ब्लूटूथ यूज करती थी कि नहीं, तो कहा जाता है कि ये ब्लूटूथ कभी यूज नहीं करती थी, कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। इसलिए उसी ब्लूटूथ के माध्यम से पुलिस इस मामले को जांच करने लगती है। उस हॉस्पिटल का एक कैमरा खंगाला जाता है, जो वो सेमिनार हॉल के पास लगाया गया था। वो सेमिनार हॉल के पास जो कैमरा लगाया गया था, वो कैमरा जो सेमिनार हॉल के तरफ जाता उसका भी वो रिकॉर्ड करता था, और उधर से आज कोई व्यक्ति आता तो उसका भी रिकॉर्ड करता था। जब उस सेमिनार हॉल के पास के कैमरा को जब जांच किया जाता है, तो उसमें ऐसे तो बहुत लोग गए थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसे दिखाई देते हैं जो डायरेक्टर से पूछा जाता है, वहाँ के डॉक्टर से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति संजय रॉय है, जो अपने आप को पुलिस वाला बताता है। तभी वहाँ के जो डॉक्टर थे, जो उस सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिए थे, उस सभी को बुलाया जाता है, और सभी का फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करवाया जाता है। तो किसी के मोबाइल से ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, तभी उस व्यक्ति पे शक होता है, और वो व्यक्ति जो संजय रॉय बताया गया है, वो व्यक्ति को लोग गिरफ्तार करके लाते हैं। जब पुलिस वाले गिरफ्तार करके लाते हैं, और जब उसका मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया जाता है, तो ये ब्लूटूथ जो हेडफोन था वो उसके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं पूरा और शौक हो जाता है पुलिस को
कि हो ना हो घटना का अंजाम यही दिया है और इसी ने रेप करके और उस डॉक्टर को हत्या किया है। इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इस मामले को कोर्ट जांच करने के लिए पुलिस को 14 दिन की मोहलत देती है और इसे रिमांड पर भेज दिया जाता है। इसे रिमांड पर भेजने के बाद उससे पूछताछ किया जा रहा है और ममता बनर्जी जो है वो अपने स्टेट पुलिस को जांच करने का आदेश दिए हैं। वो कहे हैं कि 23 अगस्त तक इस जांच की पूरी रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। यदि ये जांच पूरा नहीं होता है तो इसके बाद हम केस को हम सीबीआई के हवाले कर देंगे। इसलिए वहाँ के पुलिस भी दबाव में है और बड़े ही अच्छे से ढंग से जांच कर रहे हैं। और जो व्यक्ति है संजय रॉय, जो अपने आप को पुलिस वाला बताता था, वो कहीं ना कहीं कभी कभी वो अपने उस हॉस्पिटल में किसी न किसी मरीज को लेकर के जाया करता था। और जब वो पुलिस वाला बताता था इसलिए वहाँ के डॉक्टर भी इसको तवज्जो देते थे और उसकी बात ही मानते थे। इसलिए वो बार बार उस हॉस्पिटल में जाता था और वो कोई पुलिस वाला नहीं था बल्कि पुलिस में वो एक वॉलेंटियर के जैसा काम कर रहा था, जो एक खबर पहुंचाने वाला होता है और खुफिया जो जिसको कहा जाता है, वो काम करता था कि वॉलेंटियर के तौर पे। और जब संजय रॉय के बारे में जांच पड़ताल किया जाता है, उसके गांव में जाकर के पुलिस जब जांच करती है तो और एक चौंकाने वाला बात सामने आता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो व्यक्ति संजय रॉय है वो 4 शादी कर चुका है और 3 शादी इसकी गंदी हरकत के कारण इसको छोड़ करके जा चुकी है। और एक जो पत्नी थी वो आज से करीब 2 साल पहले इसकी कैंसर की बीमारी से मर चुकी है। इसके बाद वो व्यक्ति वो शराब पीने लगा था और शराब पी करके और उसकी जो आदत थी वो पोर्न वीडियो देखने की आदत थी और हर रोज़ वो शराब पीता और हर रोज़ वो पोर्न वीडियो देखता था। और कहीं ना कहीं उस रात को भी वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में गया था और जाने के बाद वो हॉस्पिटल के पिछले वाला कमरा में जा करके और शराब पिया और शराब पी करके और वो पोर्न वीडियो देखा और पोर्न वीडियो देख करके कहीं ना कहीं उसकी नीयत वहीं से उसको खराब हो गई। और ख़राब होने के बाद वो जब उस कमरा से निकला तो उस लेडी डॉक्टर को उस सेमिनार के तरफ जाते हुए देखा। देखने के बाद वो मौका पा करके और उस सेमिनार में गया और सेमिनार में जा कर के बड़े ही दरिंदगी के साथ, बड़े ही बेरहमी के साथ उस महिला के साथ रेप किया और रेप करके और उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो रेप जो किया है वो मरने के बाद किया है कि वो जिंदा रहते हुए किया है। क्योंकि जो वो डॉक्टर थी वो दिखने में मोटी और हेल्दी थी और ये जो संजय रॉय है वो दिखने में बहुत पतला दुबला है। तो लोगों का कहना है और पुलिस का कहना है शायद इसको अकेले इस पे काबू पाना, इस डॉक्टर के ऊपर काबू पाना इसके बस की बात नहीं है। इसलिए कहीं और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं तो इसके साथ पहले इसकी हत्या कर दिया होगा और हत्या करने के बाद इसके शव के साथ रेप किया होगा। पुलिस का शक है इसलिए वो जांच कर रहे हैं। अब देखिए 23 अगस्त तक इस स्टेट पुलिस को समय दिया गया है इसका जांच करने के लिए। यदि ये जांच पूरा रिपोर्ट यदि फाइनल नहीं होता है 23 अगस्त तक तो ममता बनर्जी खुद बोले हैं कि इस केस को सीबीआई के हवाले कर देंगे, सीबीआई को जांच करने के लिए दे देंगे। क्योंकि बड़े बड़े नेता बीजेपी के हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन सभी लोगों का कहना है कि इस मामले को जांच सीबीआई से कराया जाए। इसलिए ममता बनर्जी भी कही हैं कि यदि 23 अगस्त तक हम समय दिए हैं, यदि जांच पूरा नहीं होता है तो इसे हम सीबीआई के हवाले कर देंगे और उसी से हम जांच करवाएंगे। अब देखिए आगे क्या खुलासा होता है। इस घटना की एक एक कहानी आपको, एक एक पल की कहानी आपको हम बताते रहेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो कोई भी हम यदि वीडियो इस चैनल पे डालें तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए।
और आप देख सकें। तो आइए कल का वीडियो में जो लोग कमेंट किए थे उनका एक एक करके नाम पढ़ते हैं और कमेंट करके पढ़ के आपको हम बताते हैं। एक मंतोष कुमार हैं जो देहरादून के रहने वाले हैं। एक दिलीप कुमार हैं जो वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। और एक धीरज कुमार हैं जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। और एक अंजलि कुमारी है जो यूपी के रहने वाली है। और एक मोहम्मद सिराज हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं। और एक ब्यूटी कुमारी है जो उत्तराखंड की रहने वाली है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था। आप सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।